खुदी के साज में है हयात जावेदां का सुराग, खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चिराग। हमारी ये उड़ी जो है ये वादी कश्मीर में एक छोटी सी वादी है जिसको आप गेटवे ऑफ इंडिया मान लें या गेटवे ऑफ कश्मीर मान लें। उड़ी जो है इसको गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। और उड़ी की मिसाल जो है वो पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है कि यहाँ पर बड़े पीसफुल लोग रहते हैं। हम जो लोग हैं अमन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, किसी घर को अगर 1 साल के लिए वीरान छोड़ दिया जाए तो वो उस घर के अंदर टिड्डियों के जाले होते हैं, इंसानों के बसने की जगह नहीं रहती। और अगर हम सही मायने में आपसे कहें, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख मिलजुल कर रहते थे। पाकिस्तान को ये लगा कि अब कश्मीरी लोग जो हैं बंदूक नहीं उठा रहे, तो अब उसने दूसरा डोज जो है हमारे नौजवानों को ये देने की कोशिश की। हर एक चीज़ का सल्यूशन या हर एक काम का जो सल्यूशन है वो बातचीत करने से है। मैं दरिया था मैं बहता था अपने मौज से, मैं दरिया था मैं बहता था अपने मौज से, मुझे गंदा किया इंसान ने अपनी सोच से। नाजरीनों किराम, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुद्दस्सिर और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद लोगों की बातें सुनना और उन्हें आला हुक्काम तक पहुंचाना है। इसी हवाले से आज हमारी टीम ने दौरा किया है ज़िला बारामूला की एक बेहद खूबसूरत जगह उड़ी का, जिसे विंडो ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। उड़ी का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक ही ख्याल आता है कि पावर प्रोजेक्ट हमारी वादी में या ट्रेड की बात आती है। तो वही जानेंगे यहाँ के लोगों से क्या कुछ तब्दीली चाहते हैं ये अपने रूट्स के लिए। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं हम अभी बारामूला ज़िला के बेहद खूबसूरत इलाके उरी में मौजूद है। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि हमारे वादी की डेवलपमेंट में उरी सेक्टर का क्या रोल है। मैं दिल की एमी गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और आपकी शफ़क़त और मोहब्बत जो हमारे तई है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जहाँ तक ये लोग जो हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ, इनका ताल्लुक़ जो है कमरकोट सेक्टर से है। और कमरकोट सेक्टर की वजाहत मैं इस तरह से करूं, ये स्टार्ट होता है दच्ची से, राइट साइड ऑफ रिवर झेलम। इसमें हमारे 6 हलके हैं और 20-25 हज़ार की पॉपुलेशन है। इसी में हमारे सीनियर सिटीज़न जो हैं, मेरे एक दोस्त ने एक शेर कहा, मैं उसके जवाब में ये कहना चाहूँगा, खुदी के साज में है हयात जावेदां का सुराग, खुदी के साज में है हयात जावेदां का सुराग, खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चिराग। तेरा मेरा फैसला होगा खुदा के रूबरू, तुमने जो तय खींच ली हमने भी सर झुका लिया। मेरे काबिल एहतराम मीडिया के हजरात जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, आप उड़ी की धरती पे तशरीफ़ लाएँ। मैं उड़ी के हवाले से 2 बातें आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि वक्त जो है बड़ा मुख्तसर है। उड़ी अब और तब, उड़ी जो है जम्मू कश्मीर, ख़ासकर कश्मीर, सूबा कश्मीर का जिसको हम कहें बाबुल कश्मीर, कश्मीर का दरवाज़ा, एंट्रेंस ऑफ द वैली, श्रीनगर रावलपिंडी रोड पर उड़ी जो था एक मशहूर तजारती मंडी थी। और अगर हम सही मायने में आपसे कहें, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख मिलजुल कर रहते थे। जहाँ आप तशरीफ़ फरमाएँ, यहाँ बड़ी बस्ती थी, मुख्तलिफ महल्ले थे, यहाँ बड़ा लंबा चौड़ा बाज़ार था।
आपस में जो मिलनसार था वो इस बात की गुमाजी करता था कि वाकई अगर यहाँ सेकुलरिज्म की कोई बात कर सकता है तो उसकी स्टार्ट उड़ी से होती है, क्योंकि यहाँ सिख, मुसलमान, हिंदू, बाकी सभी लोग मिलजुल के रहते, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक थे। डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, किसी घर को अगर 1 साल के लिए वीरान छोड़ दिया जाए तो वो उस घर के अंदर टिड्डियों के जाले होते हैं, इंसानों के बसने की जगह नहीं रहती। तो जिस इलाके को 8-10 साल अनटचड रखा जाए तो उस इलाके की क्या डेवलपमेंट होगी आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। जिस इलाके से ख़ासकर हम जिस इलाके, एक मेरी उस बहन ने, बेटी ने एक क्वेश्चन किया था काजी साहब को, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ आपको टू द पॉइंट। उन्होंने कहा कि यहाँ इतने 750 पौने 800 मेगावाट पावर जो यहाँ सप्लाई हो रहा है, और हमारी ज़मीनों पे जो ये पावर हाउस वगैरह बने हैं, तरसीली लाइनें लगी हैं, लोग डिसलोकेट हुए, घर गए, ज़मीनें गई, मेवे लोगों के उजाड़ हुए, उसके बदले में इस पूरे 800 मेगावाट के बदले में हमारे ये उड़ी 2 का जो इस्लामाबाद इन्वॉल्व हुआ है, इस्लामाबाद एक गांव है, बहुत बड़ा गांव, इस एरिया में जो ज़मीनें जिन लोगों की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो एलजी साहब की गवर्नमेंट हो या कोई गवर्नमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो, उन लोगों ने हमारे 60 लोगों को नौकरी देने का वादा किया। 60 लड़कों को, नौजवान लड़कों को जिनकी ज़मीनें इन्वॉल्व हुई, 100% जिनका नुकसान हुआ था, नहीं दी। लोग हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने रूलिंग दी कि इन लोगों को विद इन 10 डेज और विद इन ए मंथ इनको एंगेज किया जाए, इसमें पावर हाउसेस के साथ मुलाजमतें दी जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे अब ओवर एज हो रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। ये बूस्ट किया हमारे मैडम जी, हमारे इसने पावर सप्लाई ने, या जो गवर्नमेंट की है, या जो कुछ भी है, जो हमारा नुकसानात हैं उनके बदले में ये बूस्ट हमें मिला है कि टिल देन वो बच्चे अभी भी सड़कों पे, अभी आपने देखा भी होगा 2-4 दिन पहले कि वो NHPC के उस गेट पे 60 लड़के नंगी ज़मीन पे रात को भी रहे, शायद कि दिन को भी वो अपनी मुसीबत में फंसे रहे, लेकिन कोई बात उनकी नहीं सुनी जा रही है। तो हम आपकी वसातत से, चूँकि आप हमारी आवाज़ हैं, ये हमारी आवाज़ आप गवर्नमेंट ऑफ JND के, इस वक्त गवर्नमेंट बन चुकी है और LG साहब हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं कि इन 60 लड़कों ने कौन सा गुनाह किया जिसके बदले में आप उनको ये सज़ा दे रहे हैं। तो आपने डेवलपमेंट की बात की, मैं डेवलपमेंट पे ही बात करूंगा कि हमारी डेवलपमेंट हुई कितनी है और बाकी कितनी है और किस तरह से हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, यही आप पूछना चाह रहे हैं। तो मैं उसी पे बात करूं कि यहाँ जो हमारी ये उड़ी जो है, ये वादी कश्मीर में एक छोटी सी वादी है जिसको आप गेटवे ऑफ इंडिया मान लें या गेटवे ऑफ कश्मीर मान लें। यहाँ पर हमारी जो आबादी है वो मैक्सिमम जो है वो टॉप गांव की है। हमारे लिए उड़ी पहुँचने के लिए हमें नॉर्मली अगर हम बाय रोड आते हैं तो एक तरफ से आने के लिए एक बंदे को यहाँ पहुँचने के लिए, जहाँ हम बैठे हैं, 100 रुपये का किराया, चाहे वो गरकोट के उस गाँव से आ जाए, चाहे वो नावारुंडा से आ जाए, चाहे वो कमलकोट से आ जाए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे हम जीरो लाइन पे रहते हैं, तो हमारे लिए हमारी राजधानी जो है, दारुल खिलाफा जो है, वो हमारा उड़ी है। तो आप लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया और हमें ये पूछा कि डेवलपमेंट में हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ज़मींदारी का जो काम हमारा था वो NHPC ने ले लिया, क्योंकि पानी ये ले गए, ज़मीनें इन्होंने ले ली। अब हमारे पास बचा है डिफेंस, और डिफेंस जितना हमें रोजगार दे रही है उस पे हमारी उड़ी चल रही है इस वक्त, जिसमें हमारे पोर्टर्स काम करते हैं, फौज में कुछ डीलर्स हैं, या किस तरीके से भी करके अपने अपने एरियाज में, जैसे हमारे कमलकोट, तो इस तरीके से हम लोग। और दूसरी चीज़ है हमारे पास जो है वो बीकन है, बीकन और डिफेंस और NHPC, ये हमारे जो रोजगार, जो हमारी डेवलपमेंट है, इन लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। उड़ी के रिलेटेड हम पहले बात करें, जैसे रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ही कहेंगे इसको, कि पहले हमें कमान पोस्ट के लिए, कमान पोस्ट जो एक बहुत ही बड़ी टूरिज़्म डेस्टिनेशन बन गई है हमारे उड़ी के लोगों के लिए और पूरे कश्मीर की आवाम के लिए। तो पहले क्या हुआ करता था कि हमें बहुत ज़्यादा परमिशनों के
झमेले में पड़ना पड़ता था परमिशन लेने के लिए और कमांड पोस्ट जाने के लिए। जब से परमिशन का सिलसिला इन लोगों ने आसान किया है, तब से जब ये ग्रेटर कश्मीर के एक आर्टिकल के मुताबिक पिछले 3 से 4 महीनों में तकरीबन 60,000 से लोग कमांड पोस्ट आए हैं। और एक और सर्वे के हिसाब से हर संडे को तकरीबन 900 से ज़्यादा लोग कमांड पोस्ट जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है उड़ी के लिए, उड़ी के लोगों के लिए, क्योंकि इससे एक तो उड़ी की इकॉनमी भी बूस्ट होगी और उड़ी के जो लोकल होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो इन लोगों की इकॉनमी भी बूस्ट होगी। उसकी वजह से उड़ी के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो भी रहा है इंशाल्लाह और आगे भी होगा। तो ये एक चीज़, एक टूरिज़्म जो एरिया है उसको, उसके लिए परमिशन आसान होने की वजह से इतना ज़्यादा टूरिज़्म फ़्लो यहाँ पे बढ़ा है। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि हमारे उड़ी में ऐसी ऐसी कितनी और जगह हैं जहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होगी और जो है लोगों को अवेयर किया जाएगा इन जगहों के बारे में, तो इससे उड़ी का कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दूसरी ये चीज़ है कि एजुकेशन एक जो है बेसिक नीड है और उड़ी का एजुकेशन सिस्टम बाकी जगहों से थोड़ा बहुत वीक इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि जब यहाँ पे बच्चों को 10th पास करते हैं या 12th पास करते हैं, उसके बाद 10th के बाद उन्हें कोचिंग के लिए जाना पड़ता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे उड़ी में कोई ऐसा इतना कोई ये ट्यूशन सेंटर इतना अच्छा नहीं है कि बच्चे यहीं पे पढ़े और यहीं पे उड़ी की इकॉनमी भी बूस्ट उस वजह से हो। यहाँ के बच्चे श्रीनगर चले जाते हैं नीट की कोचिंग के लिए, यहाँ के बच्चे 11th-12th की कोचिंग के लिए श्रीनगर चले जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है एक तो उन्हें जो एक पैसा जो सर्कल में चलना चाहिए उड़ी में, उड़ी की इकॉनमी उड़ी पे ही लगनी चाहिए, तो वो उसमें लैक हो रही है। तो उस वजह से ये है कि उड़ी में अगर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बहुत डेवलप हो जाएगा, अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, तो उससे उड़ी के लोगों का फ़ायदा है। आप देखते हैं कि हमारा जो उड़ी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जितना भी एरिया है सर वो पूरा हिली एरिया है। यहाँ अगर आप एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर वो भी हमारा बहुत कमज़ोर है। एक तो जंगल है, दूसरा पूरा हिली एरिया है। यहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। जब हमारी ट्रेड चलती थी सर वहाँ पर बहुत सारे लोग उस चीज़ में एडजस्ट थे, वहाँ पर लोगों का रोज़गार था, चाहे थोड़ी बहुत था, चल रहा था। और बड़ी बात ये थी कि हमारी जो 2 कंट्री हैं उनकी रिलेशनशिप जो थी, बॉन्डिंग जो थी, वो ज़बरदस्त थी। और हम चाहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ बात करें, मिलजुल के हम अपने अपने कंट्री की डेवलपमेंट करें। दूसरी चीज़ है जो ड्रग की। तो ड्रग जो हमारी नेबर कंट्री है, तो वहाँ पर क्या होता है कि इस ड्रग का बहुत ज़्यादा, चाहे वहाँ पर इसकी कल्टीवेशन होती है, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से उसके एक बैड इफ़ेक्ट हमारी कंट्री पे पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग है हमारे, अल्लाह माफ़ करे, सभी लोग तो इसमें नहीं जाते, लेकिन कई लोग हैं जिनको पैसे की लालच दी जाती है, जिसको इस चीज़ की लालच दी जाती है। अगर आप उसका मुझसे पूछोगे कि क्या कारण है, तो मैं यही कहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यहाँ अगर एम्प्लॉयमेंट लोगों को दी जाती है तो मैक्सिमम जो रोल है वो हमारी इंडियन आर्मी का है। इंडियन आर्मी का ज़बरदस्त योगदान रहता है। उसके बाद जो जैसे ही हमारे प्रोजेक्ट बने, प्रोजेक्ट में भी हमारे लोगों को नहीं लगाया गया और अब भी वो तैयार नहीं है कि हम इन लोगों को लगाएंगे। 400 कुछ फैमिली अफेक्टेड हैं ये प्रोजेक्ट बनने से, लेकिन वो वहाँ से बोल रहे हैं कि हम आपके 60 लोगों को लगाएंगे। क्या बाकी लोगों का लॉस नहीं हुआ है? वहाँ पर 3 गांव हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं उड़ी सेकंड प्रोजेक्ट में। इस्लामाबाद को ले लो, आप रामगई को ले लो, दच्छी को ले लो, तो यहाँ के लोगों को वहाँ पर नहीं लगाया गया है। मेरे अजीज़ों, बदकिस्मती हुई 47 में जब मुल्क तकसीम हुआ और फिर उसके बाद मुझे ये कहने में कोई आर नहीं होता है, जब जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर जो है वो कोहाला से शुरू होता है। कश्मीर, राइट फ्रॉम कोहाला अप टू पठानकोट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड गिलगित, ये सारे सूबे मिलकर जम्मू कश्मीर बनता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, 47 में जब मुल्क तकसीम हुआ और ख़ासकर हमारी रियासत में जो एक हदूद कायम की गई, उससे हमारे लाखों लोग जो थे, जिसका कहीं बाप था, कहीं बेटा था, कहीं भाई था, कहीं बहन थी, वो हमसे अलग थलग हो गए। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था उड़ी अब और तब, क्योंकि उड़ी के हवाले से आपने ये कहा कि उड़ी खूबसूरती धरती है। यकीनन उड़ी एक खूबसूरत धरती थी। 47 में जब रेड हुआ तो वहाँ से लोग यहाँ चले आए, वो रेडर्स आए, अपने और पराए सब उड़ी के इस
क्या कहते हैं, लूट खसूट में शामिल हो गए, अपने और पराए। मेरी बात समझने की कोशिश करना। नतीजा ये हुआ, लूट खसूट के बाद इस उड़ी को नजर आतिश कर दिया गया। उड़ी की वो खूबसूरती, उड़ी के वो लोग, उड़ी के वो महलात, वो सारे के सारे भस्म करे गए। बहरहाल उसके बाद 47 के बाद मुल्क तकसीम होने के बाद फिर आस्ता 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 जो लोग यहाँ से चले गए थे, कुछ लोग तो यहाँ से बाहर चले गए, जिनमें ख़ासकर हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। फिर आस्ता आस्ता कुछ लोग उड़ी के अंदर आबाद हुए। एक घर के अंदर एक बल्ब जल रहा है। देखिए जस्टिस का अंदाज़ा, मेयार देखें आप। यहाँ हमारे JNK में मेयार क्या है? एक घर के अंदर पहाड़ी पर एक बल्ब जल रहा है और दूसरे घर में 8 बल्ब हैं, तीसरे में 2 फ्रिज, एक फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है। तीनों घरों को 1540 की बिल आती है, एक लैंप वाले को भी, 10 लैंप वाले को भी और 10 बाकी रेफ्रिजरेटर्स वगैरह चलाने वालों को भी। ये जस्टिस है हमारे साथ। ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचाएं आप कि मोस्टली जो हमारी आबादियाँ हैं ये देहात की उड़ी के अंदर, ये लोग 1 या 2 बल्ब जलाते हैं और उसके बदले में आप टाउन्स में देखें कितना पावर जल रहा है, लेकिन किराया एक है। क्या ये डिस्पैरिटी नहीं है? हमारे साथ बेइंसाफी नहीं है? अगर हमें रोजगार देना चाहते हैं आप, तो हमारे कई सारे जो बच्चे हैं वो फॉरेन जाते हैं, दूसरी कंट्री के लिए जाते हैं, लेकिन 88% बच्चे जो है अभी ड्रॉप हो रहे हैं कि उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही। ये उड़ी वो इलाका है, मैं आपको सरेआम ये टीवी पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे हर घर से, हर ख़ानदान से लोग जो हैं वो पाकिस्तान गए हैं या वहाँ से यहाँ आए हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। तो हमारे आर पार रिश्ते जो हैं हमारे हैं, किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार निकलता है। जब वो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं वहाँ उनकी बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं बनती, जिसकी वजह से वो अगर कोई कतर जाए, दुबई जाए या कहीं भी जाकर वो काम करे, अपने रोज़गार हासिल करे, लेकिन इस चपेट में वो आ चुका है। इसके लिए सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि उसी को पकड़ा जाए जो इंडिविजुअल हो या जो जनवन हो, यानी आम दूर पार के रिश्तेदार को साथ लगा के उसका जो पासपोर्ट या वीज़ा है वो नहीं मिल रहा, उसकी वजह से एक बच्चे के जो है कैरियर पे असर पड़ता है और वो आगे नहीं बढ़ सकता। नाजरीन, जहां यहाँ पे बात हुई आर पार की, तो आर पार से एक बात याद आती है कि यहाँ पे एक तुजारत भी होता था, जो पार के लोग यहाँ से करते थे और यहाँ के लोग पार भी करते थे। और गेटवे ऑफ कश्मीर या गेटवे ऑफ इंडिया भी इस जगह को कहा जाता है। क्या मुश्किलें, क्या अड़चने दरपेश आई, वो कॉरिडोर जो है बंद हो गया, वो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ की ही आवाम से। ये 2005 में लगभग ये यहाँ पे ये बिजनेस शुरू हुआ था और अच्छा चला था, 4 में लगभग। तो काफ़ी सारे रिश्तेदार वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ गए, और इसकी वजह यही रही कि उसके बाद एक तो यहाँ पे शेलिंग जो आज नहीं है, उस वक्त बहुत ज़्यादा हुई। और ये 2 साल हुए हैं शायद, हम यहाँ पर 2 या 3 साल हुए हैं कि जो शेलिंग नहीं है, तो हम थोड़े से पुरसुकून बैठे हैं। तो ये हमारे लेवल से ऊपर की बातें हैं, ये सरकार ही तय कर सकती है कि वो आर पार का आपस के जो रिश्ते हैं वो बनाएं, बिजनेस करें। हमें उससे मतलब नहीं है, हम इस चीज़ पे खुश हैं। यहाँ पर जहाँ पे आप खड़े हैं, जो फर्स्ट लेन आगे आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी पे जो खड़ा फौजी है उसको बोलते हैं फर्स्ट लेन डिफेंस, और जो हम यहाँ पे बैठे हैं या उसके पीछे खड़े हैं, हम सेकंड लेन डिफेंस हैं। हम मुल्क की हर उस सोच के साथ हैं, हर उस स्कीम के साथ हैं जो हमारे देश हित में हो। हम इसके लिए कोई डिसीजन अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, जो मुल्क के लिए अच्छा है वही हमारे लिए अच्छा है और उसी के साथ हैं हम। और जैसे ये है कि पहले कारवान अमन शुरू किया गया था, जो श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बस चला करती थी उसमें, और एक ट्रेड का फैक्टर भी ये था कि जो पाकिस्तान से जो जितने भी जो वहाँ की चीज़ें थी वो यहाँ पे उड़ी के मार्केट में आके ट्रेड होती थी, और उड़ी की गिरियाँ भी जो थी यहाँ से, अखरोट थे, वॉलनट्स थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पाकिस्तान जाती थी। उसकी वजह से उड़ी के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। और चूँकि बहुत टाइम से वो ट्रेड रूट बंद हो गया है, तो उसकी वजह से आप देखो कि उड़ी की जो गिरियाँ है
तकरीबन पहले 1500 से 1600 रुपए में बिका करती थी। आज वो जाके 600-700 रुपए पे, जो बिल्कुल उसकी प्राइस जो है 50% से कम हो गई है। तो उसकी वजह से उड़ी के फार्मर्स का नुकसान हो रहा है, उड़ी के ट्रेडर्स का नुकसान हो रहा है, और पूरे एक उड़ी का जो मार्केट है वो पूरे एक डिक्लाइन पे आ गया है। तो अगर वो ट्रेड रूट फिर से शुरू हो जाएगा, जो आपसी ये जो मुल्क हैं, हमसाए मुल्क हैं, ये आपस में जो अपनी रिलेशंस को ठीक करेंगे, तो उसकी वजह से उड़ी ही नहीं बल्कि पूरी जम्मू एंड कश्मीर की आवाम का भला होगा। उड़ी जो है इसको गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। और उड़ी की मिसाल जो है वो पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है कि यहाँ पर बड़े पीसफुल लोग रहते हैं। हम जो लोग हैं अमन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो उड़ी में आके इंटरप्ट करती हैं, जो उड़ी के माहौल को ख़राब करना चाहती हैं, तो उस पे भी हम सभी मिलके काम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैम का और सर का एक क्वेश्चन था कि ट्रेड क्यों बंद की गई, देखो इसका जो जवाब है वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो आपको अच्छे से दे सकती है, लेकिन हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट से कि आप जो है पाकिस्तान के साथ एक दूसरे के साथ बात करें, क्योंकि हर एक चीज़ का सल्यूशन या हर एक काम का जो सल्यूशन है वो बातचीत करने से है। हमारी जो ये दो कंट्रियाँ हैं, पाकिस्तान हमारा नाइबर है, उससे जब ये बात करेंगे उससे ये फ़ायदा होगा कि इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो अच्छी हो जाएगी। जब उसकी रिलेशनशिप अच्छी होगी तो ऑब्वियसली यहाँ का जो ट्रेड सिस्टम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी किन चीज़ें हैं जैसे कि शेलिंग वगैरह होती है, सीज़ फायर जब होती है, इन चीज़ों पर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस चीज़ को रोक दिया जाएगा ताकि सीज़ फायर आगे नहीं होगा। ये जिस पर आप बात कर रहे हैं, असल में ये जिस तरह अभी ने फरमाया कि ये तो गवर्नमेंट का फ़ैसला था, उन्होंने शुरू किया था, डिमांड थी लोगों की, लेकिन बाद में इसमें इनको क्या अड़चन आई, इसमें ड्रग भी इन्वॉल्व हुआ, इसमें कुछ ये जो फायरिंग वाला मसला भी इन्वॉल्व हुआ, या हो सकता है कि दो मुल्कों के दरमियान में कशीदगी का बायस बना, जिससे ये चीज़ जो है ये उस वक्त बंद हो गई। हालांकि उसमें काफ़ी लोगों को सूरत हो गई थी, अपने रिश्तेदारों से मिलते थे, आते थे, जाते थे, ट्रेड भी चल रही थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक बार फिर जो कटे हुए लोग थे फिर कट ले एक दूसरे से। ये जानना चाहूँगी कि आपने कहा ड्रग भी इसमें इन्वॉल्व था कि जो कॉरिडोर यहाँ पे था ट्रेड का उसे बंद करना पड़ा, तो क्या वजह है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे मुल्क में ड्रग्स भेजा जाता है? देखिए मैं आपसे कर्ज करूँ कि जिस तरह अभी पहले मोहतरम काजी साहब ने एक बात कही, तो आप उस पर गौर कर रहे हैं कि ड्रग आता कहाँ से और किस तरह आता है। इन्होंने बड़ा क्लियर पार ये चीज़ कही उस वक्त तो कि इतना कुछ होकर भी अगर इतनी हमारी हर तरफ से है तो ये कहाँ से आता है, ये तो इसमें तो अपने मुल्क की या अपने जो हैं वही इसमें देख सकते हैं कि ये क्या आम आदमी बात नहीं कर सकता इस पर। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि जो भी है ये एक लानत है। एक बात अभी जो मोहतरम काजी साहब ने कही, बेरोज़गारी का मसला जो पैदा हुआ, इससे भी एक ड्रग यहाँ पर एक ज़रिया बन गई। जब लोग यहाँ पर मेंटली तौर फ्रस्ट्रेशन में आए तो उनमें कुदरती बात है कि उन्हें वो जो हमारा जो जवान तबका है उन्हें वो रास्ता लिया। तो अब पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी उनने वो डिग्री हासिल की हैं, लेकिन यहाँ से उनके पास कोई भी रोज़गार का ज़रिया। सवाल ये था कि क्रॉस बॉर्डर से जो ड्रग्स आ रहा है हमारे मुल्क में, उसकी क्या वजह है, उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है? कि इतना कुछ है। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों के अंदर ड्रग्स पे जितना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, जितना अच्छी तरह से कामयाबी मिली है, तो मैं बोलता हूँ कि इतना कभी भी नहीं हुआ। और ड्रग्स कब से शुरू हुई? जब पहले मिलिटेंसी जोरों पे थी। अब पाकिस्तान को यह लगा कि अब कश्मीरी लोग जो हैं बंदूक नहीं उठा रहे, तो अब उसने दूसरा डोज जो है हमारे नौजवानों को ये देने की कोशिश की। लेकिन हमें अपने मुल्क की फोर्स पे, मुल्क के कानून पे और मुल्क के इन जवानों पे गर्व है कि जिन्होंने इसको इस डीपली और इस तरीके से इसके ऊपर कैंप किए, इसके ऊपर बड़ी बड़ी जो है कार्रवाइयाँ हुई हैं। पिछले 2 सालों के अंदर बहुत काम हुआ है, खासकर ड्रग के ऊपर। और हम आगे भी उम्मीद करते हैं, खाली ये एक तरफ का नहीं है, हम भी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इससे मुतासर हैं। हमारे नौजवानों को ड्रग्स की वजह से दिक्कतें हुई हैं, हमारे नौजवानों की रोज़गार गए हैं, कई लोग इसकी वजह से जो है वो जेलों में बंद पड़े हुए हैं। और आगे भी अगर हमें कोई लगेगा, हम जो यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, तो हम सबसे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, खासकर पुलिस के पास, उसको जाकर पक्का हम बताएंगे
और मैं बाकी भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि कभी भी आपको कोई इस तरह का केस मिले उसका बिल्कुल भी लिहाज हम ना करते हैं ना आइंदा करेंगे, क्योंकि ये सब के लिए बीमारी है, ये माशरे को ख़राब करने वाली चीज़ है, तो ये सब के लिए दुश्मनी है, ये किसी एक के लिए नहीं है। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही होता है लोगों की बात आला हुक्काम तक पहुंचाना। इसी गरज से हमारी टीम ने दौरा किया था ज़िला बारामूला के उड़ी इलाके में। नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसलों मसाइल हमारे प्रोग्राम में शुमूल करना तो दिए गए साइट पर हमें विजिट करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी रूबरू की टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।